अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इजराइल इस इंतजार में है कि कब उसे ईरान पर बारूद बरसाने का मौका मिले। यानी अरब में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इस स्क्रिप्ट का सबसे खतरनाक चैप्टर भी सामने आ चुका है, जिसके चेहरे हैं दुनिया के दो ताकतवर लीडर्स। एक है सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, तो दूसरे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इनसे जुड़ी नई खबर यह है कि दोनों एक दूसरे के टारगेट पर हैं। मुश्तबा मोसाद का टारगेट नंबर 1 है। आशंका है कि मुश्तबा को मारने के लिए मोसाद को 11 जुलाई का इंतजार है। वहीं मुश्तबा का टारगेट नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ईरान की प्लानिंग अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की है। इसके लिए अब सीधे ट्रंप की हत्या की साजिश है। ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही खुद की हत्या की आशंका जताई थी। अब एक खुफिया रिपोर्ट में ईरान की इस साजिश का पता चला है। मुश्तबा और ट्रंप को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, उसने तेहरान और वॉशिंगटन में हलचल बढ़ा दी है। पहले बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की, जिनको लेकर पिछले 4 महीने से मिस्ट्री बनी हुई है। वो किस हाल में हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन सवालों का जवाब जल्द ही मिल सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कल यानी 11 जुलाई को मुश्तबा खामेनेई सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे, क्योंकि 11 जुलाई को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की श्रद्धांजलि सभा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व खुद मुश्तबा खामेनेई करेंगे। ये श्रद्धांजलि सभा कुम शहर में आयोजित की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फरवरी 2026 के बाद से पहली बार मुश्तबा सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे। लेकिन संकट यह है कि मुश्तबा पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की नजर है। एक्सपर्ट्स को यह आशंका है कि 11 जुलाई को जैसे ही मुश्तबा बंकर से बाहर आएंगे, वो इजराइल के टारगेट पर होंगे। पश्चिमी मीडिया में पहले से ही ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हमास चीफ इस्माइल हानिया की तरह ही मुश्तबा पर हमला हो सकता है। डर सिर्फ मुश्तबा को ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है। ईरान की जनता सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला मांग रही है। कल उनकी अंतिम यात्रा के दौरान भीड़ ने वी विल किल ट्रंप के नारे लगाए। अब ईरानी सेंट्रल मिलिट्री कमांड के चीफ अब्दुल रहीम ने कहा कि खामेनेई के जनाजे में लाखों लोगों का आना बदले की आग है और अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला ही लिया जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने भी कहा कि ईरान की जनता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है। खामेनेई की हत्या के सबसे बड़े जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ही हैं। इसलिए ये दोनों नेता ईरान की टारगेट लिस्ट में हैं। इसको लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान लगातार ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहा है। अब ईरान ने नए सिरे से ट्रंप की हत्या की साजिश की है। ट्रंप की हत्या कर खामेनेई और सुलेमानी का बदला लेना है। इजरायली एजेंसी ने इस जानकारी के सारे इनपुट्स अमेरिका से साझा कर लिए हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने तुर्की से लौटते वक्त अपना प्लेन तक बदल दिया। जहाज की खिड़कियों के पर्दे लगवा दिए गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान में इस वक्त बुरे लोगों का शासन है और मैं उनकी हिट लिस्ट में टॉप पर हूं, इसलिए अभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि एक दूसरा दावा यह भी है कि इजराइल ट्रंप की हत्या जैसे खुफिया इनपुट्स देकर उन्हें ईरान के खिलाफ भड़काना चाहता है, ताकि ट्रंप ईरान पर लगातार बड़े हमलों का आदेश दे दें। खबर है कि इजराइल भी ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर सकता है। सीक्रेट मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने आईडीएफ को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। इजराइल के 100 फाइटर प्लेन ईरान पर बम वर्षा के लिए रेडी टू अटैक मोड में है। हमला करने के लिए इजराइल ने अमेरिका से इजाजत भी मांगी है। जैसे ही ट्रंप की अनुमति मिलेगी, इजराइल ईरान पर बारूद बरसाना शुरू कर देगा। यानी अरब वर्ल्ड में एक एक पल महायुद्ध वाली टिक टिक से के साथ ही गुजर रहा है। बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसमें कई नई जानकारियां और कई नए राज हैं। बड़ी हलचल है। आज सीएम योगी अयोध्या गए। वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासी हमले किए। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज वाली सियासी चिंगारी भी भड़काई। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद आज पहली बार अयोध्या गए। इस बीच अभियुक्तों से पूछताछ में नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। अयोध्या की सभी हलचल को आज हम सत्ता की 4 कुंजी के जरिए बताने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर में काउंटिंग टीम के 20 कर्मचारियों ने अचानक इस्तीफा दे दिया है।
नए राज की बात करें तो पुलिस को अभियुक्तों से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि चढ़ावे का पैसा ब्याज पर बांटा जाता था, शेयर बाजार में निवेश किया जाता था। एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष को वीआईपी पास वाला अधिकार दिया गया है। इसके पीछे की कहानी भी आइए आपको बता देते हैं। वहीं कांग्रेस चढ़ावा चोरी के मामले में फुल एक्शन मोड में है, बड़े अभियान की तैयारी कर रही है। पहले बात करते हैं चढ़ावा चोरी से जुड़ी उस खबर की जिसमें इस्तीफे हैं, एक्शन है, मंदिर प्रशासन की लापरवाही और लीपापोती की पूरी कहानी है। राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग में जुटे 23 लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। सवाल यही है, इस्तीफे की वजह क्या है? बताया जा रहा है कि लोग मंदिर की नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसका असर यह हुआ है कि अब दान गिनती में 15 से 16 लोग ही बचे हैं। गुरुवार को सिर्फ 13 कर्मचारी काम पर आए। बड़ी बात यह भी है कि स्टाफ कम होने पर एक शिफ्ट में दान की गिनती 6 घंटे की ड्यूटी को बढ़ाकर 9 घंटे की गई है। इससे कर्मचारी नाराज हैं। इसके अलावा महीने में मिलने वाली छुट्टियों को भी कम कर दिया गया है। इन लोगों की मांग है कि काम के घंटे और सैलरी को पहले की तरह ही कर देना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर एक और अपडेट आपको दे दें। जांच संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 13 जुलाई को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। कुल 3 याचिकाएं दी गई हैं। इनमें सीबीआई से जांच की मांग की गई है, विशेष एसआईटी के गठन की मांग है और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। एक खबर यह भी है कि अयोध्या पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन किया है। सूत्रों के अनुसार टिन्नू यादव, रमा शंकर यादव और सुभाष श्रीवास्तव को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया गया। 14 जुलाई को इस पर सुनवाई भी होगी। वहीं पुलिस लगातार अभियुक्तों से सवाल जवाब कर रही है। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश को लेकर कई राज भी अब सामने आए हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभियुक्त अनुकल्प ने चढ़ावा चोरी के पैसे से कार खरीदी थी। इतना ही नहीं, चोरी की रकम से खरीदे गए गहने भी जब्त कर लिए गए हैं। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश से पूछताछ में ये सच सामने आया। पुलिस को लवकुश के घर से सोने का लॉकेट, सोने की चेन भी मिली। कहा तो यह भी जा रहा है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से लवकुश ने पत्नी को लॉकेट गिफ्ट में दिया था। बरामद गहनों की कीमत 6 से 8 लाख रुपए तक बताई जा रही है। वहीं अनुकल्प ने 70 लाख में एक मकान भी खरीदा था। अभियुक्त अनुकल्प ने गृह प्रवेश में 5 लाख रुपए खर्च किए थे। चढ़ावा चोरी के पैसे से जमीन खरीदने के भी आरोप लग रहे हैं। सवाल यही है कि अभी और कितने सच आने बाकी हैं। पुलिस रिमांड में 3 अभियुक्तों से सोने की चेन, कैश, कार मिल चुकी है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। चढ़ावे का पैसा अभियुक्त ब्याज पर लगाते थे, शेयर बाजार में निवेश करते थे। चढ़ावा चोरी की जांच कर रही पुलिस का दावा है कि अनुकल्प और लवकुश ने शेयर मार्केट में निवेश किया था। चुराए गए रुपयों का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया। इसके कई रिकॉर्ड्स मिले हैं। बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। कई लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से किए गए थे। एक और कहानी यह है कि अनुकल्प ने 1 किलो सोना गलवाया था। एक सर्राफ से सोना गलवाया गया था। इससे मिले पैसे से संपत्तियां खरीदी गई थी। अनुकल्प के 70 लाख वाले मकान की बात अगर करें तो कौशलपुरी में मकान खरीदा था। रेनोवेशन और गृह प्रवेश में 5 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अयोध्या से आज एक और बड़ी खबर आई जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह खबर वीआईपी दर्शन से जुड़ी है। दिनेंद्र दास को वीआईपी पास जारी करने का अधिकार दिया गया है। महंत दिनेंद्र दास निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं। बड़ी बात यह है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी पास वाली आईडी अब रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, अयोध्या में दर्शन के लिए 2 तरह के पास होते हैं, सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास। ट्रस्ट के सदस्य को यह पास जारी करने का अधिकार होता है। कुछ पदाधिकारी भी पास जारी कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि पास जारी करने के लिए सबकी अलग आईडी होती है। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद 3 लोगों की आईडी रद्द की गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत ट्रस्ट में दिनेंद्र दास के प्रभाव को और मजबूत किया गया है। इस फेरबदल पर संत क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। मित्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो वीवीआईपी पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। वीआईपी पास तो पहले चल रहा था। इसका जो चंपत राय का जो ड्राइवर था टिन्नू यादव,
ये तो इसका तो ठेका बन गया था। हर गेस्ट हाउस में और हर होटलों में 500 रुपया, 2000 रुपया और जो है जैसे जैसे ग्राहक मिलते थे उसी के हिसाब से वो पास बनता था उनका। और हमें तो भी समाचार आया है कि उनका जो प्रोटोकॉल था वो भी बंद कर दिया गया है और साधारण आदमी की तरह आएंगे जाएंगे अगर जाना होगा। तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और बड़ा सराहनीय काम हुआ है। सहज सी बात है, जब व्यक्ति पद से मुक्त किया जाता है तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो उसी तरह से राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी जब इस्तीफा दे दिए हैं और स्वीकार हो गया है, तो सहज सी एक प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के तहत पास का अधिकार उनसे लिया गया है। राम मंदिर निर्माण में निर्मोही अखाड़ा का विशेष योगदान रहा है। ब्रिटिश काल से लेकर आजाद भारत में अदालतों तक राम जन्मभूमि के लिए सबसे लंबी और कानूनी लड़ाई निर्मोही अखाड़े ने लड़ी है। यही कारण है कि आज भी मंदिर से जुड़े हर बड़े फैसले और आंतरिक व्यवस्था में अखाड़े के प्रतिनिधि महंत दिनेंद्र दास की राय और भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। मंदिर निर्माण के लिए अदालत जाने वाले सबसे पहले पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ही था। वर्ष 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद की अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। उन्होंने विवादित ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरा पर एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि तत्कालीन ब्रिटिश कोर्ट ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया था, लेकिन इस आंदोलन की पहली आधुनिक कानूनी शुरुआत यहीं से हुई थी। आजादी के बाद 1959 में विवादित स्थल को कुर्क कर सरकारी कस्टडी में ले लिया गया। उस वक्त भी निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अदालत में मुकदमा दायर किया। मंदिर का पूरा प्रबंधन सौंपने की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। उन 3 मुख्य दावेदारों में से एक निर्मोही अखाड़ा था। कोर्ट ने राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़े को सौंपा था। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले पर अपना अंतिम और सर्वसम्मत फैसला सुनाया तो अखाड़े के सदियों पुराने योगदान को पूरी तरह सम्मान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विशेष निर्देश दिया था कि राम मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए बनने वाले आधिकारिक ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े की अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी निर्देश के तहत निर्मोही अखाड़े के प्रमुख महंत दिनेंद्र दास को इस शक्तिशाली राम मंदिर ट्रस्ट का एक स्थायी सदस्य बनाया गया था और अब निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष दिनेंद्र दास को वीआईपी पास जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में नमाज वाली सियासी चिंगारी के साथ इसकी शुरुआत हुई है सीएम योगी के बयान से। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने 2003 की एक घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमले किए। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इस बयान का जवाब भी आया है। यूपी में हुए सत्ता के इस कलेश की रील आप भी देखिए। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे आपसी कुछ ताल्लुक खराब हो। और मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत धार्मिक आदमी हैं, तो ये सब जो है ना, सब राजनीतिक चालें और कुछ नहीं। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी समय, इस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग का तुष्टीकरण किया और हमारी सनातन परंपरा को कलंकित करने का काम किया। मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी जो विरासत है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग राम के विरोधी है
और हनुमान के विरोधी हैं। ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा वसूलना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। उन हवाई बातों पर टिप्पणी कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा करना, हिंदू मुसलमान करना, यही भाजपा का शगल बना हुआ है। क्या वो कह सकते हैं कि जितने हमारे मंदिरों में आस्था के केंद्रों को तोड़ करके, विखंडित करके, उनका स्वरूप बदल करके वहां पर नई चीजों का निर्माण करा दिया गया था, क्या मांग करेंगे वो लोग? है साहस उनमें? हर बार हिंदू मुस्लिम, क्या इस देश में वो नहीं थे 75 साल में? आज ही पैदा हुए क्या? उस आग की बात जो E20 फ्यूल पर लगी है। पेट्रोल में आग तेजी से लगती है, ये सब जानते हैं, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से विमर्श और विवाद की ऐसी लपटें उठेंगी, शायद इसका अंदाजा सरकार को नहीं था। इस वक्त E20 देश में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसमें लोगों का गुस्सा है, सरकार पर गंभीर आरोप हैं और सारे विवाद के बीच विपक्ष सियासी माइलेज बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज इस पर हमने आपके लिए एक आसान भाषा वाली कुंजी तैयार की है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसे प्रश्न पत्र से करते हैं जिसमें आम जनता के सवाल हैं और जवाब सरकार से मांगे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि जनता से पूछे बिना और भरोसे में लिए बिना 100% पेट्रोल का विकल्प छीनकर E20 फ्यूल पूरे देश पर क्यों थोप दिया गया। दूसरा सवाल, कई दावों के अनुसार जब एथेनॉल की खरीद लागत पेट्रोल से भी ऊपर जा चुकी है तो सस्ते ईंधन वाले तर्क कहां टिकते हैं। अगला प्रश्न, E20 के नाम पर क्या मिलावटखोरों को खुली छूट मिल गई है और इसकी जांच का जिम्मा फिर किसका है। लोगों के मन में सवालों की रेस लगी है। एक प्रश्न ये भी है कि जब नीति आयोग ने खुद माना था कि एथेनॉल रबर होज, सील और गैस्केट को कमजोर कर सकता है, कुछ पार्ट्स के क्षरण की बात है, तो E20 फ्यूल क्या पुरानी गाड़ियों के लिए धीमा जहर नहीं है। सरकार ने माना है कि E20 फ्यूल से गाड़ी के माइलेज में गिरावट 3 से 5% तक आ सकती है, लेकिन सड़क पर पुरानी गाड़ी चलाने वाले लोग 20 से 30% गिरावट का दावा कर रहे हैं। तो सवाल है कि सच्चा कौन है, प्रयोगशाला या जनता। लोग सरकार से ये भी पूछ रहे हैं कि देश की करोड़ों पुरानी गाड़ियां E20 का असर उन पर जानने के लिए क्या कोई स्वतंत्र और लंबी अवधि की जांच कराई गई, और अगर कराई गई तो वो डेटा जनता से शेयर क्यों नहीं किया गया। और प्रश्न पत्र में एक प्रश्न ये भी है कि अगर E20 से गाड़ी का इंजन या फ्यूल सिस्टम खराब हुआ तो खर्च और जिम्मेदारी कौन उठाएगा, सरकार, तेल कंपनियां या फिर वही आम आदमी जो शिकायत कर रहा है। इन सवालों में लोगों की चिंताएं हैं, गाड़ी खराब होने का डर है। कई वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि सरकार ऐसे वीडियो को सिर्फ प्रोपेगेंडा बता रही है, लेकिन इस दावे के बीच सरकार का एक ऐसा बयान आया है जिससे E20 वाले विमर्श की आग और तेज हो गई है। एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना है कि E20 से गाड़ी के माइलेज में कमी आ सकती है। उन्होंने बताया एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम है, इसीलिए E20 वाले पेट्रोल से माइलेज पर थोड़ी कमी संभव है। वैसे उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि माइलेज का फर्क गाड़ी चलाने के तरीके और जगह पर भी निर्भर करता है। लेकिन एक बात गडकरी ने फिर स्पष्ट की, E20 से गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी नहीं आती, और यह दावा किया कि एथेनॉल पर गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। अब जब सरकार ने माइलेज की कमी वाली बात मानी है तो लोग ये पूछ रहे हैं, एथेनॉल युक्त पेट्रोल की कीमत वो क्यों चुकाएं। वैसे लोगों की इन चिंताओं के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सरकार के विरोधी उसका यू टर्न मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार एक ऐसे विकल्प पर विचार कर रही है जिसकी मांग लोग भी कर रहे हैं। खबर है पेट्रोल पंप पर आपको अब फ्यूल का विकल्प मिल सकता है। सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है जिसके बाद लोग गाड़ी में अपनी मर्जी का पेट्रोल भरवा सकेंगे। दावा है कि सरकार अब पेट्रोल पंप पर नॉर्मल पेट्रोल का विकल्प देने पर विचार कर रही है। हालांकि किसी भी फैसले से पहले कीमत, मशीनों और जरूरी तैयारियों पर चर्चा होगी। वैसे E20 फ्यूल लागू करने से पहले भी सामान्य पेट्रोल का विकल्प बनाए रखने पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब तेल कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं थी। लोगों के विरोध को अब देखते हुए इस पर विचार हो सकता है। अब समझिए आखिर सरकार के सामने ऐसी स्थिति क्यों आई। E20 के साथ अब सामान्य पेट्रोल का विकल्प देने की चर्चा क्यों शुरू हुई है। वजह है एथेनॉल युक्त पेट्रोल E20 का विरोध।
आपने देखा होगा E20 के खिलाफ कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। दावा है कि E20 फ्यूल से गाड़ी के माइलेज में कमी दर्ज की गई है। साथ ही इस फ्यूल की वजह से गाड़ी खराब होने के भी दावे हैं। पुरानी गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल पर लोगों में अब भी कंफ्यूजन है और लोगों की मांग ये है कि उन्हें पेट्रोल चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए। वैसे अगर दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध कराने का फैसला होता है तो बड़ी चुनौती उनकी कीमत तय करने की होगी। साथ ही पेट्रोल पंप पर अलग फ्यूल के लिए अतिरिक्त डिस्पेंसर की जरूरत भी पड़ेगी। लेकिन लोगों का तर्क है कि सरकार कुछ भी करे, पेट्रोल पंप पर सामान्य पेट्रोल का विकल्प होना ही चाहिए। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 4 में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये पेट्रोल के टैंक्स हैं जो कि पेट्रोल और डीजल को स्टोर करते हैं। ये जो पेट्रोल पंप है काफ़ी पुराना पेट्रोल पंप है और अगर यहाँ पर E20 पेट्रोल अलग से आने लगेगा तो उसके स्टोरेज करने की व्यवस्था भी अलग से करनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो डिस्पेंसर नोजल लगे हुए हैं उनके लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इनमें अब तक आप देखिए डीजल और दूसरी तरफ पेट्रोल का ऑप्शन होता है। डीजल और पेट्रोल के ही ऑप्शन है। अगर E20 का ऑप्शन आएगा तो क्या उसके डिस्पेंसर अलग लग जाएंगे, ये एक बड़ी बात है। एवरेज कम हुई है और ना गाड़ी की वॉइस भी चेंज हुई है, जैसे चलते हुए आवाज़ करने लगी है। एटलीस्ट हमारे पास अगर ऑप्शन होगा ना तो हम अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं रेदर देन फोर्सिंग समथिंग ऑन अस। E20 पेट्रोल के साथ में लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। लोगों की गाड़ियों में जो है समस्याएं आ रही, मिसिंग कर रही हैं, एवरेज कम हो रहा है। उसके बाद अब सरकार एक फैसले पर विचार कर रही है कि E20 के साथ में जो नॉर्मल पेट्रोल है वो भी दिया जाए। कस्टमर के हितों में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कस्टमर जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी गाड़ी चेंज करने का या जिसको बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है वो 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे के भी वो खरीदना चाहेगा तो हमको उसको ये नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल करवाना चाहिए। सरकार ये सोच रही है, विचार करिए कि जो पहले पेट्रोल मिलता था वो भी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध हो, लोगों के पास चॉइस हो। क्या सोचते हैं इसे लेकर? चॉइस मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो E20 में भी कोई दिक्कत तो है नहीं। सब गवर्नमेंट बोल ही रही है कि कोई व्हीकल्स में प्रॉब्लम तो है नहीं। E20 आई थिंक जो शुगर केन बेस जो है होता है उसमें कुछ रस्टिंग का भी इश्यूज़ है, तो अभी उतना टेक्निकल नॉलेज मेरे को तो नहीं है, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो बेस ही ज़्यादा बेहतर है। तो पेट्रोल एवरेज पहले देती थी वो पेट्रोल का एवरेज देना बंद कर दिया। अब आजकल तो मिलावट का दौर चल रहा है। वैसे E20 वाले सवालों पर सरकार की ओर से कुछ जवाब आए हैं जिस पर हमने सवाल जवाब वाली कुंजी तैयार की है। आप वो देखिए। सवाल है कि क्या E20 फ्यूल से गाड़ी के माइलेज में कमी आती है? तो सरकार ने माना है कि माइलेज 3% से 5% तक घट सकता है, लेकिन उसका तर्क है कि इसके बदले मिलने वाले फायदे नुकसान से ज्यादा है। E20 फ्यूल से इंजन का प्रदर्शन बेहतर होता है, पिकअप तेज होता है, साथ ही प्रदूषण कम होता है। एक सवाल यह है कि क्या एथेनॉल फ्यूल जल्दबाजी और बिना तैयारी के लाया गया? सरकार का जवाब नहीं है। यह सोची समझी और लंबी प्रक्रिया के बाद लागू हुआ है। इस पर वर्षों तक वैज्ञानिक जांच और कई स्टेज के परीक्षण हुए। कार और बाइक बनाने वाली कंपनियों से लंबा विमर्श किया गया और फिर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया गया। सवाल है कि क्या E20 फ्यूल से गाड़ियों में खराबी आ रही है? इस पर सरकार का जवाब है नहीं। E20 फ्यूल को लेकर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार का तर्क है कि मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों गाड़ियों की सर्विस की है, लेकिन किसी ने भी E20 से गाड़ियों में जंग लगने या खराबी की शिकायत होने का दावा नहीं किया। कुछ लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल पर E20 के साथ E10 और सामान्य फ्यूल भी मिले, लेकिन सरकार का तर्क है कि भारत में अभी 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप मौजूद हैं। इसीलिए सामान्य पेट्रोल E10 और E20 के अलग विकल्प देना मुश्किल है, क्योंकि 3 तरह के अलग फ्यूल के लिए अलग टैंक और पाइपलाइन बिछाना महंगा और चुनौतीपूर्ण है। वैसे सरकार का तर्क यह भी है कि एथेनॉल वाले फ्यूल का मकसद पेट्रोल की कीमत कम करना नहीं, बल्कि विदेशी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना है, क्योंकि इससे देश की विदेशी मुद्रा बच रही है। सत्ता का नंबर गेम भी देख लीजिए, इसमें क्या कहता है। सरकार के अनुसार साल 2014 में अब तक 1,97,000 करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। कार्बन उत्सर्जन में करीब 952 लाख टन की कमी आई है। 2014 से अब तक किसानों की 1,66,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उन्हें किया गया है, जबकि 316 लाख टन कच्चा तेल कम आयात करना पड़ा है।
सरकार और किसानों का फायदा है, लेकिन क्या इससे आम लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो रहा है? इसे आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। ये E20 पेट्रोल है, जो पुरानी गाड़ी है, पुरानी टेक्नोलॉजी, जो कार्बोरेटेड टेक्नोलॉजी होती है, उनमें तकलीफ आ सकती है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और वो आप पुरानी गाड़ियाँ साल में 1-2 बार निकलती हैं और वो चलती नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि इंजन में तकलीफ हो जाए और वो सीज कर जाए। बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई किसी को इश्यू आ सकता है। यूरो 6 टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। उससे पहले की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको थोड़ी सी मेंटेनेंस के टाइम के ऊपर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और साथ साथ में उनकी मेंटेनेंस हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा आए, जिसके अंदर सीलें और गैस्केट्स बदली करने पड़े। सत्ता में अब बात दो ऐसे राजनीतिक कलेश की जो उन 2 राज्यों में हो रहे हैं जहां अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन दोनों राज्यों में आज काफी राजनीतिक हलचल है। उत्तर प्रदेश में एक दलित छात्रा की हत्या को लेकर राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। यहां मुख्य अभियुक्त के परिवार और पुलिस प्रशासन दोनों निशाने पर हैं, जबकि पंजाब का कलेश थोड़ा अंदरूनी किस्म का है। वहां कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर खींचतान है कि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई कौन करेगा। सत्ता में हमने डबल कलेश पर एक विशेष कुंजी तैयार की है। पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। करीब 2 महीने पहले 17 मई को यूपी के मेरठ में 20 वर्षीय ललिता गौतम को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन दलित संगठनों का आरोप था कि पुलिस दूसरे अभियुक्तों को बचा रही है। इसके खिलाफ वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ दिन पहले दलित संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और वो मेरठ में कलेक्ट्रेट का घेराव कर सड़क जाम कर रहे थे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने एक प्रदर्शनकारी वकील रवि गौतम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार और दलित संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस न तो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रही है और न ही उन्हें प्रदर्शन करने दे रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी के कांस्टेबल भाई अंकित को पीएसी से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। प्रदर्शनकारी वकील को थप्पड़ मारने पर भी पुलिस ने सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि वो पुलिस वैन में आत्महत्या की कोशिश कर रहा था, इसलिए बल प्रयोग कर उसे रोका गया। प्रदर्शनकारी वकील के साथ हुई थप्पड़बाजी के बाद अब इस मामले में राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर और चंद्रशेखर के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन सांसद चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंच पाए। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा है कि जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज गलत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि नियम के तहत एक्शन लिया जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।